आज दोस्तों वेलकम टू माय प्राइम क्लास चैनल। इस वीडियो में हम यूपी बीटीई के प्रोग्राम में सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन के साथ, यानी जो बोर्ड के अंदर आता है, यूपी बीटीई के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, पहले यूनिट से। जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम, फाइंड द गिवन नंबर इवन और ऑड। और दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर। तो स्टार्ट एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विच हेल्पफुल इन द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करना है तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। नेक्स्ट जो सोल्यूशन है उसका नाम है एल्गोरिथम इज ए प्रोसीजर या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। यानी कहने का मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम के यूज करने से हमें क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, एल्गोरिथम जो होता है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं होता है। थर्ड पॉइंट में लगा इजी टू डिबग, आसानी से इसको रन करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जो इट इज़ ए डिफाइंड प्रोसीजर, जो प्रोसीजर होता है डिफिनिट होता है, इनडिफिनिट नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट में इजी टू इम्प्लीमेंट, इसको आसानी से हम क्या कर सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके एडवांटेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दो ही डिसएडवांटेज होता है। पहला, इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग, यानी इसको बनाने में टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है, खर्च हो जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ बिग प्रॉब्लम पुट इज द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को बड़े प्रॉब्लम में और कठिनाइयाँ होता है। अब देखा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनपुट और आउटपुट वेल डिफाइंड होना चाहिए। फिजिबिलिटी जो इसकी जो होती है अवेलेबल होना चाहिए। अन एमबीएस मतलब इसका जो स्टेप प्रोसीजर है वेल डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इजी आसानी से डिगप कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब जो एल्गोरिथम का स्टेप प्रोसीजर होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम आता है या नहीं आता है तो कम से कम एक प्रोग्राम एक एल्गोरिथम तो दे देना चाहिए। जैसे पहला मैं एल्गोरिथम दिखा रहा हूँ, राइट एन एल्गोरिथम प्रिंट हेलो वर्ड, हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए एल्गोरिथम उसका कैसे लिखते हैं। तो मैं बताया था कि एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो पहले इस टेस्ट में हमें स्टार्ट करते हैं और दूसरे स्टेप में हमें के लिए हेलो वर्ड को प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के बाद हमारा काम समाप्त हो जाएगा और लास्ट स्टेप में इसको स्टॉप कर देते हैं। तो डिफिनीशन के साथ साथ एक एग्जांपल दे देना चाहिए, तो ये एग्जांपल सही रहेगा जब भी हम डिफिनीशन डिफाइन करेंगे वहाँ। अब देखो जो पहले क्वेश्चन में दिया था, राइट एन एल्गोरिथम फाइंड द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है उसका जो है एक नंबर दिया गया है, उसको इवन ऑड फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम कैसे करें। तो पहले स्टेप में स्टार्ट करेंगे। दूसरे स्टेज में हमें इनपुट क्या चाहिए, इनपुट चाहिए तो एक नंबर चाहिए, तो इनपुट नंबर एन, यानी ए नंबर 1 ले किया। अब उस नंबर को हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे यदि ये नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर है 0 आता है तो वो दिया हुआ नंबर इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा। तो इवन ऑड फाइंड करने के यह जो एग्जाम्पल वहाँ देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन क्या है, राइट एन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जर नंबर बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में हमें फाइंड करना है कौन बड़ा है कौन लार्जर है। तो उसके लिए जो एग्जांपल है एल्गोरिथम में, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे स्टेप में हमें इनपुट चाहिए तो दो नंबर क्यों चाहिए कि दोनों नंबर के बीच हमें कंपेयर करना है, चेक करना है। अब फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको कंडीशन लगाते हैं, चेक करते हैं कि यदि ए बी से बड़ा होगा तो सबसे बड़ा ए होगा, अदरवाइज बड़ा बी होगा। तो उसका जो एल्गोरिथम है मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन किया हूँ, एग्जांपल दिया हूँ। इस तरह से जब भी एल्गोरिथम का प्रोग्राम आएगा तो उसके साथ साथ कोई एग्जांपल लिखने के लिए दे देगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है, और ड्रा द फ्लो चार्ट फॉर द कैलकुलेटिंग आ इवन नंबर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी फ्लो चार्ट को डिफाइन करना है और एक उसके साथ साथ फ्लो चार्ट को बनाना भी है, ड्रा भी करना है, कैलकुलेट करना है कि जो नेचुरल नंबर है उसको सम करना है 10 नंबर, फर्स्ट 10 नंबर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ड्रा द फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, किसी फैक्टोरियल के नंबर को फाइंड करने के लिए उसका हमें फ्लो चार्ट ड्रा करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन विद डिफरेंट फ्लो चार्ट सिंबल एंड राइट द
लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। जो 5वें क्वेश्चन में आया है उसमें लिखा है केवल जो फ्लो चार्ट के सिंबल है उसको हमें क्या डिफाइन करना है। और लास्ट क्वेश्चन में आया है कि डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, यानी एल्गोरिथम फ्लो चार्ट से यही क्वेश्चन हमें आएगा। फ्लो चार्ट का डिफिनेशन देखते हैं। फ्लो चार्ट इज ए टाइप ऑफ डायग्राम दैट शो एन एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम को यदि डायग्राम के फॉर्म में यदि शो करते हैं तो हमारा फ्लो चार्ट बन जाता है। नेक्स्ट डिफिनेशन में लिखा है कि फ्लो चार्ट इज ए फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम को पिक्चर के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा वो फ्लो चार्ट बन जाता है। लास्ट डिफिनेशन में क्या है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, यानी किसी प्रॉब्लम को यदि ग्राफ के थ्रू या पिक्चर के थ्रू यदि रिप्रेजेंट मैं करता हूँ तो हमारा फ्लो चार्ट बनता है। तो जब भी फ्लो चार्ट का डिफाइन करने के आएगा तो इन तीनों डिफिनेशन में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। अब इसके देखते हैं कि सिंबल क्या होता है। पहला सिंबल OL होता है, यानी जब भी हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करने के लिए उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं उसका नाम है OL। इसको हिंदी में बोलते हैं अंडाकार। तो फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना और स्टॉप करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं उसको बोलते हैं OL। नेक्स्ट जो सिंबल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब जब कोई हम इनपुट देते हैं उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, तो प्रोसेसिंग के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उस सिंबल का नाम है रेक्टेंगल, आयत, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत। तो यहाँ प्रोसीजर के लिए जो प्रोसेस एक्सिक्यूट कराना हो तो उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उस सिंबल का नाम है रेक्टेंगल, यानी आयत। आयत का सिंबल हम बनाते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। नेक्स्ट जो सिंबल का नाम है पैरालेलोग्राम। पैरालेलो का मतलब समांतर चतुर्भुज, हिंदी में उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इस सिंबल का यूज हम जब हम इनपुट देना हो या आउटपुट लेना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैरालेलोग्राम। तो ये प्रोग्राम के फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए एक ही सिंबल का यूज होता है जिसका नाम है पैरालेलोग्राम। नेक्स्ट जो सिंबल है डायमंड। डायमंड का सिंबल जब फ्लो चार्ट के अंदर कोई कंडीशन को डिफाइन करना हो तो वह उसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम डायमंड, यानी इसको डिसीजन के लिए जब लेना हो तब। एरो का यूज करते हैं। एरो मतलब एक बताता है फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी जो एल्गोरिथम स्टार्ट होता है फ्लो चार्ट बनता है तो उसका फ्लो को बताता है कि फ्लो उसका कैसा होगा। नेक्स्ट जो है जो सर्किल का यूज होता है वन पेज, ये कनेक्टर का पेज को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ जो लास्ट जो है ऑल पेजेस कनेक्टर, तो ये रहा है इस फ्लो चार्ट के सिंबल। जो जब भी फ्लो चार्ट बनाना हो तो इसका सिंबल का यूज होता है। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है। तो पहले एडवांटेज कम्युनिकेशन, यानी फ्लो चार्ट क्या होता है, बेटर ऑफ द कम्युनिकेशन लार्ज ऑफ प्रोग्राम, लॉजिक ऑफ प्रोग्राम को लॉजिक को बेटर करने के लिए हमें जो फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है या कि सिंथेसिस मतलब जो फ्लो चार्ट जो यूज करता है न्यू प्रोग्राम के लिए डिजाइन मॉडल को यूज करता है। और जो नेक्स्ट जो है इसका एडवांटेज एफिशिएंट कोडिंग। फ्लो चार्ट एक्ट एज द गाइड फॉर द प्रोग्रामर के लिए एक गाइड का यूज करता है जिससे हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। या कोडिंग को ही लिखना है जिससे हम आसानी से उसको वर्क करें। यानी एफिशिएंसी कोडिंग में के अंदर जो फ्लो चार्ट जो होता है प्रोग्रामर को एक गाइड का काम करता है। और एक्चुअली कोड रिटिंग इन द एक्चुअल कोड इज हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल के अंदर जो भी कोडिंग होता है एक्चुअल होता है। जो लास्ट बता रहे हैं प्रॉपर डिबगिंग, इसी का फ्लो चार्ट से क्या करता है कि डिबगिंग करने में, प्रोग्राम को डिबगिंग करने में हेल्प करता है। और जो इफेक्टिव एनालिसिस क्या करता है, लॉजिकल प्रोग्राम कैन बी इजीली डन, आसानी से उसको क्या करता है डन कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो नेक्स्ट जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फ्लो चार्ट क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। अब ये कंसिस्ट ऑफ, यानी किससे मिलकर बना था, इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज सच एज ए कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑल द रिलेटेड प्रोग्राम। इसके अंदर बहुत सारे स्टोरिंग कर सकते हैं, मैनेजिंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है टेस्टिंग। फ्लो चार्ट हेल्प करता है टेस्टिंग, प्रोग्राम प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए। जो लास्ट है इससे प्रॉपर मेंटेनेंस को आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं जिससे प्रोग्राम हमारा इजीली हो जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। पहला जो डिसएडवांटेज है
टाइम कंज्यूमिंग के बारे में बताया था कि एल्गोरिथम को जब भी बनाते हैं या फ्लोचार्ट को बनाते हैं तो टाइम हमारा कंज्यूमिंग स्पेंड होता है, यानी फ्लोचार्ट को बनाने, डायग्राम को बनाने के लिए हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स, यानी इजी टू नॉट ड्राइव फ्लोचार्ट फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। बड़ा जो प्रोग्राम होता है यदि उसको बनाना हो तो हमें बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ये छोटे प्रोग्राम के लिए सही है लेकिन बड़े प्रोग्राम के लिए सही नहीं है। लास्ट पॉइंट में है कि डिफ़िकल्ट इन मॉडिफाई, यानी इसको आसानी से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। इसके लिए है स्टार्ट और स्टॉप के लिए ओवल यूज़ करते हैं और प्रोसेसर के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें लिखा व्हाट इज अ फ्लो चार्ट एंड ड्रा द फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को फाइंड करने के लिए हमें क्या एल्गोरिथम को लिखना है। करते हैं स्टार्ट के लिए हमें ओएल का यूज़ करते हैं और प्रोसेस के लिए बताया था रेक्टेंगल का होता है। प्रोसेस में हमने एक आई नाम का वेरिएबल लिया, उसमें 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। एक दूसरा जो सम लिया, सम के अंदर हमें 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें एक नेचुरल नंबर चाहिए तो रीड एन ले लिया। अब मैं वहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ, यदि आई का जो वैल्यू है वो एन से छोटा है या बड़ा है, यदि ये ट्रू होगा तो सम के अंदर सम प्लस आई हो जाएगा और एक इंक्रीमेंट होगा आई इक्वल टू आई प्लस 1। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो प्रिंट सम को प्रिंट करेगा, अदरवाइज यह चलता रहेगा जब तक कि जितना भी नेचुरल नंबर है 10 तक जाना, तब तक वो हमारा क्या हो जाएगा, चलता रहेगा और एक वैल्यू को सम करता जाएगा और लास्ट में सम को प्रिंट करेगा। जो लास्ट स्टेप है यानी जिसको हम बोलते हैं क्या करते हैं, स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं जो एग्जांपल दिया है, ड्राइव फ्लो चार्ट फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर। फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमें फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के लिए ओवल में बताया था और प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल बताया था। प्रोसेस में क्या ले लिया कि फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर 1 डिफाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। एक आई लिया, आई के अंदर भी 1 इनिशियलाइज कर दिया। और इनपुट के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक नंबर चाहिए जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। नंबर ले लिया, फिर कंडीशन लगा इफ़ जो आई जो है एन से बड़ा है तो फैक्ट के अंदर फैक्ट इंटू आई आ जाएगा और आई को एक इंक्रीमेंट करेंगे। यदि यह कंडीशन ट्रू रहा तो फिर ये चलता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया तो लास्ट में फैक्टोरियल को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है उसको क्या करते हैं, स्टॉप करेगा। यह जो प्रोसीजर हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू हो। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा वो लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसको प्रिंट कर देगा, जो फैक्टोरियल लास्ट में फाइंड कर देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें लिखा है ड्राइव फ्लो चार्ट फाइंड द गिवन नंबर इवन और ऑड। यदि इवन और ऑड के लिए हमें फ्लो चार्ट ड्रा करना है तो उसके लिए हमें वही ओए लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, नंबर को चेक करते हैं। यदि नंबर हमारा 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है तो नंबर इवन होगा, अदरवाइज वही नंबर सम होगा, ऑड होगा जाएगा। तो इवन ऑड फाइंड करने के लिए भी एल्गोरिथम हमने यहाँ पर दिखा दिया। यदि प्रोग्राम के अंदर एग्जाम के अंदर आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें लिखा है ड्राइव फ्लो चार्ट फाइंड द लार्जर नंबर बिटवीन 2 नंबर। कभी कभी क्या होता है कि डिफिनेशन दे देता है लेकिन उसके साथ एग्जाम्पल अलग अलग देता है, तो जो एग्जाम्पल देगा उसी को यहाँ डिस्कस किया हूँ। यदि फाइंड करना हो तो 2 नंबर इन। लास्ट क्वेश्चन था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, यानी एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के बीच क्या डिफरेंस है। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट 2 मैंने कॉलम बनाया। पहला जो है एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाइज स्टेप प्रोसीजर होता है। एल्गोरिथम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है डायग्राम होता है। कि एल्गोरिथम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, समझने में कठिन होता है, लेकिन फ्लो चार्ट को आसानी से हम समझ सकते हैं। थर्ड डिफरेंस में एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट को यूज़ करता है, लेकिन जो फ्लो चार्ट जो है सिम्बल को यूज़ करता है। फोर्थ स्टेप में एल्गोरिथम इजी टू डिबग, आसानी से इसको डिबग कर सकते हैं। फ्लो चार्ट को हार्ड टू डिबग, थोड़ा कठिन पड़ेगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन में दिया एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, एल्गोरिथम बनाने में डिफिकल्ट होता है लेकिन फ्लो चार्ट आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है यानी जो यूनिट है बेसिक आपसी, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं कि प्री प्रोसेसर एक माइक्रोस प्रोसेसर होता है, यानी प्री प्रोसेसर को हम माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं। दैट इज यूज टू ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, सी कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली यूज होता है। और करता क्या है, तो ट्रांसफर योर प्रोग्राम, यानी हमारे प्रोग्राम को
बिफोर एक्चुअली कंपाइल होने से पहले ही ट्रांसफ़र कर देता है, एक स्टेप आगे बढ़ा देता है। नेक्स्ट जो लिखा है, इट इज़ अ कॉल्ड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट इज़ अलाउ यू टू डिटरमाइन द माइक्रोस। ये माइक्रोस को डिफाइन करता है। और जो नेक्स्ट है, माइक्रोस क्या होता है? माइक्रोस क्या होता है? सेगमेंट ऑफ द कोड का एक सेगमेंट होता है, विच इज़ रिप्रेजेंट बाय द वैल्यू ऑफ माइक्रोस, जो वैल्यू ऑफ माइक्रोस को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोस डिफाइन द हैश डिफाइन डायरेक्टली, यानी माइक्रोस ही डिफाइन करता है हैश, यानी जो भी हैश जहाँ जिस लाइन के अंदर हैश लग जाता है तो वहाँ समझ जाता है कि वहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्ट यूज हुआ है, यानी उसको कंपाइलर क्या करता है? इग्नोर करता है। जिस लाइन के अंदर हैश लगाते हैं, यानी प्री प्रोसेसर का मतलब हैश से स्टार्ट करते हैं, हैश लगने से ही कंपाइलर क्या करता है? उस लाइन को इग्नोर कर देता है, यानी उसका प्रोसेसिंग पहले ही हो चुका है। देयर इज अ फाइल प्री प्रोसेसर डायरेक्टली लाइन्स आर प्रोग्राम दैट इज स्टार्ट विद, यानी मैं बताया था कि यह जो प्री प्रोसेसर का मतलब हैश से स्टार्ट होगा, और हैश क्या करता है कि आइडेंटिफाई द डायरेक्टरी नेम, यानी डायरेक्टरी नेम को आइडेंटिफाई करता है। कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, यानी ये लगाने से हम समझ जाते हैं, यानी कंपाइलर हमारा समझ जाता है कि ये प्री प्रोसेसर है, इसको कंपाइल नहीं करना है। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम क्वेश्चन है क्या है? एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, या दूसरे क्वेश्चन के नाम से बेसिक ऑफ प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइप जब क्वेश्चन आएगा उसको उसका सलूशन जो है यहाँ पर लिखा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर का है। तो सी प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले जब भी स्टार्ट करते हैं तो कमेंट डालते हैं, नहीं प्रोग्राम का नाम देते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम का ये मैं लिखने जा रहा हूँ, तो उसके लिए कमेंट डालते हैं। कमेंट डालने के कमेंट जो 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंगल कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन का। कमेंट के लिए डबल स्लैश या यूज करते हैं, जब मल्टी लाइन कमेंट हमें डालना है तो फॉरवर्ड से और स्टार से स्टार्ट करते हैं और उसी से एंड करते हैं। पहली लाइन में लिखा है हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और दूसरी लाइन में लिखा है हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसके बाद इंट मेन एक फंक्शन यूज किया है, उसके अंदर ब्लॉक बनाए हैं। ब्लॉक बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस से यूज करते हैं, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होता है हम डाल देते हैं। तो ये रहा इसका सिंटेक्स, इसका एग्जांपल आया है कि ये प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या करते हैं। वही सेम टू सेम कोई एक मैसेज प्रिंट कर दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसके अंदर जब भी प्रोग्राम के अंदर है क्या चीज़। तो जो पहला लाइन था वहाँ लिखा था हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो का मतलब होता है STD, स्टैटिक मतलब स्टैंडर्ड, आई मतलब आउट इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट, और एच मीन्स हेडर फाइल। जो लाइन है उसका एक्सप्लेन मैं कर दिया। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज होता है। दूसरा लाइन में लिखा था हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। कोनियो डॉट एच यूज करते हैं जब हम प्रोग्राम टर्बो सी के अंदर यूज करते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ कोनियो डॉट एच का यूज करते हैं। अब थर्ड लाइन में क्या था? इंट मेन। मेन क्या होता है? एक मेन जो होता है एक बेसिक फार्म होता है, लाइन होता है, जहाँ से कंपाइलर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। यानी कंपाइलर जो है यहीं से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, इसलिए इसको मेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट का जब भी फंक्शन बनाते हैं तो उसका एक बॉडी बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अब ये होता है एक ओपनिंग होता है, एक होता है क्लोजिंग होता है। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके अंदर फिफ्थ जो लाइन में लिखा था कुछ कमेंट डाल दिया था। यानी कमेंट आपको डालना है, तो मैं कमेंट बताया था कि 2 टाइप का होता है, एक तो सिंगल होता है, एक होता है मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन के लिए यूज करना होता है बैकस्लैश स्टार, और उसके अंदर कमेंट डाल दें, फिर उसी के स्टार और बैकस्लैश से इंड कर देते हैं, तो जितनी भी लाइन होता है वो हमारा कमेंट में आ जाता है। यदि सिंगल कमेंट डालना है तो फॉरवर्ड स्लैश डबल करते हैं तो हमारा कमेंट आ जाता है। 6 पॉइंट पे हमने क्या किया था कि एक वर्ड को प्रिंट करना था, हेलो वर्ड को प्रिंट करना था। उसके लिए वो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं, उसके अंदर हम हेलो वर्ड यानी जिसका हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। 7वीं लाइन में क्या था? गेट सी एच। यदि मैं प्रोग्राम टर्बो सी के अंदर लिख रहा हूँ तो वहाँ गेट सी एच का यूज करते हैं। इससे ये क्या करता है कि स्क्रीन को होल्ड करता है। जैसे हम कम रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो स्क्रीन जब तक आउटपुट ना आ जाए तब तक वो डिस्प्ले डिसअपीयर नहीं होता है, जाता नहीं है, होल्ड रखता है। तो होल्ड रखने के लिए, स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए हम टर्बो सी का यूज करते हैं।
लास्ट लाइन में क्लोजिंग द ब्रैकेट, जो कर्ली ब्रेसेस है उसको क्लोज करते हैं, यानी बॉडी को क्लोज कर देते हैं। इससे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल कराते हैं, कंपाइल कराने के बाद हम रन कराते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट ऑफ मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए डिस्कस करते हैं कि मेन फंक्शन हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ऑफ मेन फंक्शन या कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेन फंक्शन के क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज कॉल द मेन फंक्शन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेन फंक्शन को सबसे पहले कॉल करता है जब प्रोग्राम या यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। यानी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करता है तो उस समय सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेन फंक्शन को कॉल करती है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग द प्रोग्राम को जब स्टार्ट करना हो या एंड करना हो तो मेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज़ द यूनिवर्सली एक्सेप्ट कीवर्ड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये एक्सेप्ट करता है कीवर्ड्स को। एंड कह रहा है कि कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ एंड नेम, इसको मीनिंग को हम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नेम कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में क्या कर रहा है कि फंक्शन मेन फंक्शन क्या करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यानी इसको प्रोग्रामर डिफाइन करता है। पाँचवें पॉइंट में फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि मेन फंक्शन इज यूज टू इन्वॉल्व द प्रोग्रामिंग कोड एट द रन टाइम के टाइम में कोड को प्रोवाइड करता है, कंपाइल टाइम के टाइम नहीं करता है। लास्ट पॉइंट में लिखा है अ मेन फंक्शन फॉलो बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यानी जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो एक पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन। इसका कुछ सिंटेक्स नीचे दिया है कि जब भी हम मेन को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो पहले मेन स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके अंदर ब्लॉक लगाते हैं यानी कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके अंदर कोड लिखते हैं, तो ये इसका सिंटेक्स होगा। एग्जाम्पल की बात करूँ तो नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मेन स्टार्ट किया और उसके अंदर एक मैसेज हमने पास कर दिया, वेलकम टू जावा टी पॉइंट, एक मैसेज हमने पास कर दिया। इसके कुछ टाइप होता है, मेन फंक्शन के टाइप क्या क्या है, तो इसके जो टाइप होता है वो पहला टाइप होता है वाइड मेन मतलब मेन जो फंक्शन बना हो वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराएगा। सेकेंड में इंट मेन लगाया, यानी कि मेन जो है वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। थर्ड में इंट मेन लगा, उसके अंदर पैरामीटर भी पास कर दिया, यानी वैल्यू भी उसमें पास कर सकते हैं और वैल्यू को रिटर्न भी करा सकते हैं। तो ये रहा मेन के कुछ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट आर द डेटा टाइप एंड व्हाट आर द ऑल प्री डिफाइंड डेटा टाइप वेरिएबल, ये क्या होता है, तो नेक्स्ट लिखा है कि डेटा टाइप क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा दैट वेरिएबल कैन स्टोर द डेटा, यानी ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर वेरिएबल क्या कहते हैं, डेटा को स्टोर कर सकता है। वो डेटा किस टाइप का होता है, या तो इंटीजर होगा, फ्लोटिंग होगा या कैरेक्टर होगा। इसके टाइप की बात करूँ तो चार टाइप का होता है, पहला होता है बेसिक, दूसरा डिराइव, चौथा इनोमिनेटर और चौथा होता है वाइड टाइप है। बेसिक डेटा टाइप का मतलब इसके जो बेसिक होता है डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे इंटीजर है तो उसके अंदर इंटीजर ही स्टोर करेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को स्टोर करेगा, फ्लोट है फ्लोट स्टोर करेगा, डबल है तो डबल स्टोर करेगा। तो डायरेक्ट जो वैल्यू को स्टोर करता है वो बेसिक होता है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट। और जो दूसरा होता है डिराइव डेटा मतलब जो बेसिक डेटा टाइप से मिलकर बना होता है, जैसे एरे है, पॉइंटर है, स्ट्रक्चर है। यूनिक एरे का मतलब कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। पॉइंटर क्या करता है, जो दूसरे वेरिएबल को एड्रेस को होल्ड करता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, यानी ये बेसिक जो डेटा टाइप से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं डिराइव डेटा टाइप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है व्हाट आर द वेरिएबल रूल्स ऑफ द नेमिंग वेरिएबल्स इन सी, कहने का मतलब जब वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो क्या रूल होता है, किस रूल, कौन से रूल को फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इसमें लिखा है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज ए नेम ऑफ लोकेशन इन मेमोरी विच इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू। वेरिएबल जब भी हम यूज करते हैं तो मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होता है जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा है जब भी इंट ए, फ्लोट बी और कैर सी, ए बी और सी जो है हमारा नेम ऑफ वेरिएबल होता है। इसके टाइप की बात करूँ तो लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है और एक्सटर्नल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल को मतलब जो ब्लॉक के अंदर, जिस वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं लोकल होगा, और ग्लोबल को मतलब वो फंक्शन से, किसी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं
तो हमारा ग्लोबल हो जाता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशन की बात करूँ तो जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो जो आइडेंटिफायर का रूल होता है वही वेरिएबल का होता है, यानी वेरिएबल जो है आइडेंटिफायर के अंदर होता है। इसका पहला जो रूल होता है कि आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, आइडेंटिफायर जो होता है केस सेंसिटिव होता है। दूसरा रूल होता है इसका जो फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी डिजिट, पहला लेटर डिजिट नहीं होता है। यह जो आइडेंटिफायर कर सकते हैं या वेरिएबल कर सकते हैं वो अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर से बना होता है। थर्ड में क्या है, कामा ब्लैंक स्पेस नॉट अवेलेबल, यानी इसके अंदर कोई कामा नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो स्पेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफाइन द बिटवीन स्टैटिक स्टोरेज एंड द ऑटोमेटिक स्टोरेज, और स्टोरेज क्लास क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरेज क्लास क्या होता है। तो स्टोरेज क्लास क्या कहता है, रिप्रेजेंट द विजिबिलिटी एंड लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की विजिबिलिटी को स्टोर करता है कि जो वेरिएबल का स्कोप कितना है, लोकेशन कहाँ है और कैसे स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। तो लिखा इट टेल द फ्रॉम द पार्ट ऑफ द कोड विच कैन दी एक्सेस द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल को एक्सेस करता है, स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। कुछ इसके स्कोप क्या है, तो पहले बताता है कि वेरिएबल का स्कोप को बताता है कि वेरिएबल का स्कोप क्या है। लोकेशन बताता है कि वेरिएबल जो है मेमोरी के अंदर कहाँ स्टोर हो रहा है। और इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। लाइफ टाइम मतलब वेरिएबल की लाइफ टाइम बताता है कि वेरिएबल का स्कोप कितने टाइम तक रहता है, उसका स्कोप कहाँ कहाँ है। अब इसके कुछ टाइप है। पहला जो टाइप होता है ऑटो यानी ऑटोमेटिक, दूसरा एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। ये इसके क्या है, तो टाइप ऑफ स्टोरेज क्लासेस। ऑटोमेटिक, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ये जितने भी लोकल वेरिएबल होता है वो ऑटोमेटिक होता है, उसको ऑटो लिख सकते हैं या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्शन जो एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब किसी फंक्शन के बाहर उसको डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन के कहीं भी प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके एग्जांपल के साथ उसका डिफिनेशन है। तो स्टोर ऑटो वेरिएबल में कह रहा है कि द वेरिएबल डिफाइंड यूजिंग द ऑटो स्टोरेज क्लास, यानी जब भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो ऑटो कीवर्ड का यूज करते हैं, वो हमारा ऑटो स्टोरेज कहलाता है, जैसे ऑटो इंट एज। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास ने जो बताया था कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज होता है, लेकिन जब भी हम इसको डिफाइन करते हैं तो एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है एक्सटर्न वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले हमारा क्या वेरिएबल का नाम है, वाइड उसका रिटर्न टाइप है और एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का मतलब ये भी ग्लोबल की वेरिएबल की तरह यूज करता है, यानी जब भी हम इसको डिफाइन करते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो वेरिएबल मैं डिफाइन किया हूँ वो स्टैटिक टाइप का है। जैसे एग्जांपल में दिया है स्टैटिक इंट और काउंट में वेरिएबल लिया, उसके अंदर 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। लास्ट जो है रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब जैसे स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, उसी तरह से जब हम रजिस्टर वेरिएबल को बनाते हैं तो रजिस्टर कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है रजिस्टर इंट और एज, यानी वेरिएबल का नाम है एज, उसका डेटा टाइप है इंटीजर और उसके आगे हमने क्या किया, रजिस्टर कीवर्ड का यूज किया। इससे ही हम जान सकते हैं कि जो वेरिएबल हम बनाए हैं तो उसका टाइप क्या है, रजिस्टर है, एक्सटर्न है, स्टैटिक है या ग्लोबल है या ऑटो है। इसे हम आसानी से हम पता कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट यूनिट की बात करूं, कंट्रोल स्टेट। कंट्रोल स्टेट में सबसे जो पहला प्रोग्राम यानी जो क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन में लिखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है। तो पहला हम डिफरेंस की बात करूं, डिफिनीशन की बात करूं तो इफ एल्स क्या करता है, सबसे पहले एक ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता है डिपेंड ऑन द कंडीशन। ये कंडीशन पर ब्लॉक डिपेंडेंट होता है। यदि कंडीशन हमारा ट्रू रहा तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जो स्विच केस होता है इसके मल्टीपल कंडीशन केसेस पर डिपेंडेंट होता है। यदि कोई केस मैच कर रहा है, ट्रू रहा है तो उसको स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब जो यूज ऑफ फॉर द इंटीजर, कैरेक्टर, पॉइंटर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन टाइप, ये इसका एवैल्यूएशन है कि ये यहाँ इसमें यूज होता है। स्विच में मैं बताऊँ तो यूज फॉर द
कैरेक्टर एक्सप्रेशन एंड द इंटीजर। जो स्विच केस जो होता है कैरेक्टर एक्सप्रेशन पर यूज होता है और इंटीजर पर यूज होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है टेस्टिंग। यानी टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट लॉजिकल और इक्विटी दोनों होता है, लेकिन स्विच में केवल केवल इक्वालिटी होता है, केवल इक्वालिटी को टेस्ट करता है। एक्सप्रेशन का मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर द मल्टीपल डिसीजन। यदि मल्टीपल स्टेटमेंट है तो मल्टीपल इस केस डिसीजन लगाएंगे। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन। इफ एल्स क्या करता है, ये कंडीशन में चेक होता है। यदि कंडीशन हमारा ट्रू रहा तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो स्विच केस की बात करूँ तो इट इज़ द कंडीशन इनसाइड स्विच। इसके अंदर भी कंडीशन केसेस होता है। यदि जो केस मैच करेगा तो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। लास्ट है एडिटिंग। तो इफ एल्स के अंदर जो एडिटिंग होगा डिफ़िकल्ट होता है, आसानी से उसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्विच केस के अंदर हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। लास्ट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब बेस्ड ऑन द कांस्टेंट, और ये बेस्ड ऑन द यूजर, ये यूजर पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ क्या कर रहा है, ब्रेक एंड कंटिन्यू के अंदर क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो ब्रेक क्या करता है कि हमारे जो कंट्रोल ऑफ फ्लो होता है उसको ब्रेक करता है, हमेशा के लिए ब्रेक कर देता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल छोटा सा कोडिंग में ले लिया हूँ। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डाटा वाइड में, इसके अंदर एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल आई ले लिया, आई को मैं लूप लगाया 0 से 10 तक मैं लूप लगा दिया और आई को प्रिंट कर दिया। लेकिन वहाँ एक कंडीशन लगाएगा कि जैसे ही आई का वैल्यू 5 हो वहीं पर हमारा ब्रेक कर दे। तो जैसे वो आई के बराबर आई के इक्वल टू 5 आएगा हमारे पूरे लूप को ब्रेक कर देता है। तो मैं ब्रेक बताता हूँ कि ये क्या करता है कि हमारे जो कंट्रोल ऑफ फ्लो होता है उसी को ब्रेक करता है। तो जो उसका आउटपुट आएगा 1 से 4 तक आएगा, उसके बाद ब्रेक कर देगा, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाया है आई इक्वल टू 5। तो आई इक्वल टू 5 पर जैसे आएगा वो पूरे कंट्रोल को ब्रेक कर देगा। कंटिन्यू क्या करता है कि कंटिन्यू ब्रेक नहीं करता है, बल्कि जो कंडीशन मैच करता है उसी को स्किप करता है, बाकी को कंटिन्यू करता है। जैसे मैंने उसी सेम प्रोग्राम में यहाँ पे राइट किया हूँ, उसमें यहाँ कंडीशन है कि आई इक्वल टू 5, वहाँ ब्रेक लगाया था, यहाँ मैं कंटिन्यू लगाया था। इसका मतलब हमारा जो लूप है 1 से 10 तक तो चलेगा, और जो कंडीशन मैच करेगा उस कंडीशन को स्किप करके आगे बढ़ता जाएगा, यानी हमारा ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जो कंडीशन मैं बता रहा, जो कंडीशन मैच करेगा उसी के वैल्यू को स्किप कर देगा, बाकी को स्किप नहीं करेगा। तो जो आउटपुट हमारा आएगा 1 से 10 तक प्रिंट आएगा, लेकिन उसमें जो 5 का वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा उसको स्किप कर देगा। तो यही ब्रेक और कंटिन्यू के अंदर डिफरेंस होता है। ब्रेक जो हमेशा के लिए ब्रेक करता है, लेकिन कंटिन्यू ब्रेक नहीं करता है, जो कंडीशन मैच करता है उसी को ब्रेक करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। वाइल और डू वाइल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए हम देखते हैं वाइल और डू वाइल में डिफरेंस। सबसे पहले डिफिनेशन की बात करूँ तो वाइल क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। यदि कंडीशन हमारा ट्रू रहा तभी स्टेटमेंट को एक्जीक्यूट करेगा। लेकिन डू वाइल में क्या करता है, डू मतलब करता है पहले करो, यानी पहले हमारा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, सबसे पहले वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तब जाके कंडीशन को चेक करता है, यानी कंडीशन बाद में चेक करता है। नहीं क्या है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल क्या करता है, इनिशियलाइजेशन होता है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी लूप को एग्जीक्यूशन से पहले कंडीशन वेरिएबल को इनिशियलाइज होता है। और ये क्या करता है, वेरिएबल में इनिशियलाइज विद इन द लूप, यानी पहले भी इनिशियलाइज हो जाएगा और लूप के बाद भी इनिशियलाइज होगा। लूप की टाइप का मतलब एंट्री कंट्रोल लूप, यानी जब भी हम लूप स्टार्ट करते हैं वहीं पर हमारा स्टार्ट होता है, लेकिन ये जब लूप एग्जिट होता है तब हमारा स्टार्ट होता है। वाइल लूप के अंदर सेमीकोलन नहीं यूज करते हैं, डू वाइल के अंदर सेमीकोलन यूज करते हैं। इसके सिंटेक्स की बात करूँ तो सबसे पहले वाइल, फिर कंडीशन लगाते हैं, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डू वाइल में पहले डू रहता है, फिर लूप बॉडी रहता है, लास्ट में कंडीशन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच स्टेटमेंट और राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में अभी मैं डिस्कस किया था।
ये ब्रेक और कंटिन्यू हो गया। ये ब्रेक और कंटिन्यू यही डिफरेंस है। अब हम देखते हैं स्विच क्या होता है, मल्टी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। मल्टीपल इसमें केसेस होता है, जैसे इसमें सिंटेक्स दिया है, जब भी हम यूज करता हूँ स्विच और एक्सप्रेशन डाल देते हैं, उसके अंदर केसेस फॉलो करते हैं, केसेस जितना रहेगा उतना ही वो प्रोग्राम बढ़ता जाएगा। लेकिन इस पर छोटा सा मैं केस बनाया हूँ 1 2 और एक बाय डिफ़ॉल्ट केस होता है। जब ये केसेस नहीं मैच होता है तो डिफ़ॉल्ट केस प्रिंट होता है, आउटपुट प्रिंट होता है। तो ये हमारा स्विच केस होगा। स्विच केस होता है मल्टी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल केसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, व्हाट आर द वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी। यानी सी के अंदर जो वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहले इफ एल्स होता है, इफ़ होता है, उसके बाद इफ एल्स होता है, नेक्स्ट इफ एल्स होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट वी सिलेक्टेड द ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट दैट विल क्रिएट एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। यानी कंडीशन के अनुसार यदि जो कंडीशन मैच करता है तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो फॉल्स कंडीशन में नहीं करता है। इसके 3 टाइप होता है। पहला होता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट मतलब सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, यदि ट्रू रहा तभी स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, फॉल्स की कंडीशन में स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरे टाइप की बात करूँ तो उसमें लिया इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यानी इसमें कंडीशन यदि ट्रू रहेगा तो भी प्रिंट होगा और फॉल्स की कंडीशन में भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं। तो इसमें इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ट्रू रहेगा तो दूसरा प्रिंट होगा, फॉल्स रहेगा तो दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसी को बोलते हैं बाई डायरेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। थर्ड में नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इसके इफ एल्स का मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन। यदि मैं कंडीशन लगाया उसके अंदर भी कंडीशन आया, फॉल्स की कंडीशन में भी कंडीशन आया, तो वो आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। जैसे मान लो 3 वेरिएबल को हमें चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 20 नंबर, यानी एक्सप्लेन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन एंड डिफाइन इट इन सी के अंदर इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है दैट ट्रीटेड एज अ सिंगल डेटा आइटम, जो सिंगल डेटा आइटम को ट्रीट करता है। और एंड टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर, जो नल कैरेक्टर से टर्मिनेटेड होता है, इंड होता है। सी प्रोग्राम की बात करूँ तो सी के अंदर स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करता है, उसको एरे के थ्रू हम सपोर्ट कराते हैं। स्ट्रिंग इज एक्चुअली 1 डायमेंशनल एरे ऑफ द कैरेक्टर इन सी लैंग्वेज। यानी कैरेक्टर स्ट्रिंग एरे के थ्रू इसको हम सपोर्ट कराते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, जब भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना हो इसके 2 वे है। पहला होता है कैरेक्टर एरे और दूसरा होता है स्ट्रिंग लिटरल। कैरेक्टर एरे के मतलब जो स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, हम एक एक वर्ड को लेते हैं और उसको लास्ट में हम नल पॉइंट से इंडिकेट करते हैं, शो कराते हैं। जो सेकेंड वाला है डायरेक्ट वैल्यू को पास करते हैं। अब एक एग्जांपल देख देते हैं। कैरेक्टर में ले लिया CH और दूसरा CH1 ले लिया। इसके अंदर जो वैल्यू सेम वैल्यू में पास करते हैं, रिजल्ट भी सेम आएगा, लेकिन दोनों का जो इनिशियलाइज करने का, डिक्लेयर करने का तरीका अलग है। पहले मैं एक एक कैरेक्टर को लिया हूँ और उसको सिंगल कोट में पास किया हूँ और दूसरा जो है डायरेक्ट उसमें पास करता हूँ। इसके अंदर कुछ फंक्शन आता है। फंक्शन यूज होता है, जैसे मान लो स्ट्रिंग की लेंथ, यानी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना हो तो str पास करते हैं, उस स्ट्रिंग के वेरिएबल को यहाँ पास करते हैं। इससे हम उस स्ट्रिंग का लेंथ को बता देता है। उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी, यानी एक स्ट्रिंग का वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग के अंदर हम कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर के CMP लिखते हैं, इससे हमारा 2 स्ट्रिंग की वैल्यू को कंपेयर करता है। नेक्स्ट स्ट्रिंग रिवर्स, यदि हम स्ट्रिंग की वैल्यू को रिवर्स प्रिंट करना चाहते हो तो strrev टाइप करते हैं, उसके वेरिएबल को पास कर देते हैं। स्ट्रिंग लोअर, यानी स्ट्रिंग जो है हमारा कैपिटल है तो उसको लोअर में चेंज कर सकते हैं और लोअर है तो उसको हम कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। इस स्ट्रिंग कंकरेंट मतलब 2 स्ट्रिंग को कैसे ऐड किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस टाइप ऑफ फंक्शन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एग्जाम्पल। यानी फंक्शन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कि सब प्रोग्राम है, प्रोग्राम यानी एक प्रोग्राम का सब प्रोग्राम होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है।
तो लिखा है फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेक्स्ट लाइन में लिखा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शन। यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर एक या एक अधिक फंक्शन का यूज करते हैं। यदि प्रोग्राम के अंदर केवल एक फंक्शन है वह मेन फंक्शन होगा। तो इट इज ए प्रोग्राम दैट ओनली वन फंक्शन इज कॉल्ड मेन फंक्शन। यदि प्रोग्राम के अंदर केवल एक फंक्शन है तो वह फंक्शन मेन होगा। इसकी एडवांटेज क्या होगा कि क्यों हम फंक्शन को बनाते हैं। फंक्शन बनाने का मतलब पहला जो मोटो ये होता है कि क्या करता है कि हमारा जो रीराइटिंग यानी रीयूजेबिलिटी जो कोड होता है वो बार बार हमें लिखना नहीं पड़ता है। एक ही बार में लिखा उसको बार बार हम कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज में क्या है कि डिफिकल्ट प्रोग्राम, जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी फंक्शन बना देते हैं और उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। इससे हमारा प्रोग्राम क्या होता है ईजिली आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर समझ सकते हैं, उसको डिबग कर सकते हैं, टेस्ट करते हैं। जब बड़ा प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उसको टेस्ट कर सकते हैं और उसको रन करा सकते हैं। लास्ट जो एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एक ही कोड को यदि बार बार हमें कॉल कराना हो तो बार बार उसको टाइप नहीं करेंगे, उसका फंक्शन बना देंगे, बस उस फंक्शन को हम क्या करते हैं कॉल करते हैं। इसकी टाइप की बात करूँ तो इसकी दो टाइप होता है, पहला लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब जो प्री डिफाइन होता है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे मान लो प्रिंटअप हो गया, स्कैनअप होगा, गेट कैर हुआ, क्लियर स्क्रीन होगा, ये जो फंक्शन है प्री डिफाइंड है। प्रोग्राम के अंदर प्री डिफाइन, यूजर डिफाइन बोला उसको यूजर हम डिफाइन करता है, प्रोग्राम के अंदर जैसा ज़रूरत पड़ता है वो यूजर उसको डिफाइन करता है। अब देखते हैं फंक्शन एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब जब भी हम फंक्शन को बनाते हैं तो क्या क्या सावधानी रखते हैं। तो फंक्शन जब भी बनाते हैं उसको डिक्लेयर, सबसे पहले उसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद उस फंक्शन को मेन के अंदर कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद मेन के बाहर उसका डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन देते हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए इसे वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नेम डालते हैं, उसका डेटा टाइप डालते हैं। उसी तरह से फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप डाल देते हैं, फंक्शन का नेम डालते हैं और उसके अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं। जब फंक्शन को कॉल करना हो तो कॉल हमेशा मेन के अंदर होता है और फंक्शन का नेम होता है और उसके अंदर वेरिएबल पास करते हैं। लास्ट में उसको हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि जो फंक्शन में बनाया कि उसका एम क्या है, उसका टारगेट क्या है। तो जितने भी उसकी डिफिनीशन होता है वो उसकी डिफिनीशन में डाल देते हैं। तो तीन काम करते हैं फंक्शन को बनाने के लिए। सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कॉल करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। यह जो क्वेश्चन होता है हर साल आता है एग्जाम के अंदर, यूपीबीटी के अंदर हर साल आता है। ये स्टार्ट करते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू का मतलब प्रोग्राम के अंदर जब भी फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास करते हैं उसके अंदर इसके जो डायरेक्ट वैल्यू को पास करते हैं। जैसे कॉल बाय लिखा है कि द कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड टू द फंक्शन, यानी जो वैल्यू होता है डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्गुमेंट विच इज यूज टू द फंक्शन कॉल वे द फॉर्मल वैल्यू, यानी जब भी हम कॉल बाय वैल्यू का यूज करते हैं तो जो कॉल बाय जो एक्चुअल पैरामीटर होता है डायरेक्ट फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर पास कर देते हैं। और नेक्स्ट लिखा है व्हाइल द कॉलिंग फंक्शन वी पास द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू इट सच एज द फंक्शन आर नोन एज कॉल बाय वैल्यू, यानी कॉल बाय वैल्यू के अंदर जो वेरिएबल होता है डायरेक्टली उस वैल्यू को ही पास करते हैं। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, जहाँ मैं वैल्यू पास करता हूँ वहाँ पर वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं। रेफरेंस इसी को बोलते हैं रेफरेंस। जहाँ हम वैल्यू को कॉल बाय वैल्यू के अंदर वैल्यू को डायरेक्टली पास करते थे वहाँ पर हम कॉल बाय रेफरेंस में उसके एड्रेस को पास कर देते हैं। तो बात वही हुआ, कॉल बाय वैल्यू के अंदर डायरेक्ट वैल्यू मिल जाता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के अंदर उस वेरिएबल का एड्रेस मिल जाने से हमें वही सेम टू सेम आउटपुट आता है जो कॉल बाय वैल्यू देता है। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में यही अंतर होता है कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर डायरेक्टली फंक्शन जहाँ कॉल करते हैं वहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू को पास करते हैं, वेरिएबल को पास करते हैं। लेकिन जो कॉल बाय रेफरेंस पे क्या करते हैं, वैल्यू के स्थान पर उसके वेरिएबल के एड्रेस को पास कर देते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रिकर्सन फंक्शन और व्हाट इज द रिकर्सन और ए राइट एंड प्रोग्राम फॉर फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो रिकर्सन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हर साल पूछता है। तो रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? तो रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो होता है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है, उस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं और इस टेक्निक को रिकर्जन बोलते हैं। तो ये हर साल एग्जाम में आता है। नीचे इसका सिंटेक्स दिया है। सिंटेक्स एक फंक्शन बनाया है रेक नाम का, डिक्लेयर फंक्शन को डिफाइन किया, डिक्लेयर किया और मेन के अंदर उस फंक्शन को कॉल किया और उसका डिफिनेशन जब मैं दिया तो उसी के अंदर उसी सेम नाम का फंक्शन को हमने दोबारा कॉल कर दिया। तो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन में बताया कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। इससे रिलेटेड एक मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ, राइट द प्रोग्राम फॉर फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम एक प्रोग्राम बताता हूँ। सबसे पहले हैच इंक्लूड स्टूडियो.h और एक फंक्शन बनाता हूँ फैक्ट नाम का और उसका जो रिटर्न टाइप लॉन्ग दे दिया, उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया इंट n। इस फंक्शन को हम मेन के अंदर हम पास करते हैं। अब मेन स्टार्ट करते हैं इंट मेन और उसके एक नंबर में लेता हूँ जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। ये जो नंबर फाइंड करने के इसका जो वैल्यू फाइंड करने के हम क्या करते हैं, रन टाइम वैल्यू लेते हैं। इसके लिए हम प्रिंटअप यूज़ किए हैं और स्कैनअप यूज़ किए हैं। इस फैक्टोरियल को आउटपुट लेने के लिए हम प्रिंटअप यूज किया और प्रिंटअप के अंदर हमने फैक्टोरियल ऑफ नंबर और उस नंबर को भी प्रिंट करा दिया जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, फैक्ट नम को मैं पास कर दिया। अब इसका डिफिनेशन की बात तो डिफिनेशन के लिए लॉन्ग फैक्ट और इंट n ले लिया और उसके अंदर एक नंबर को चेक करते हैं। यदि नंबर हमारा n है यानी h=n तो रिटर्न 1 करेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 होता है। अब यदि n के बराबर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो फैक्टोरियल जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो जो कोई 1 से बड़ा होगा नंबर, n का जो वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल n-1। इससे हमारे जितने भी किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल और ये एग्ज़ाम में हर साल पूछता है कि रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है और ये प्रोग्राम में कभी कभी पूछ देता है। यदि प्रोग्राम नहीं दिया है तो कोई डिफिनेशन देकर उसका सिंटेक्स लिख दीजिएगा, इससे हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करूँ तो लिखा है फंक्शन आर्गूमेंट, यानी फंक्शन आर्गूमेंट क्या होता है या ये पासिंग आर्गूमेंट बाय द रेफरेंस। तो फंक्शन आर्गूमेंट क्या होता है कि द कॉलिंग फंक्शन सेंड सम वैल्यू टू द कॉल फंक्शन। ये कॉल फंक्शन क्या करता है, कॉल फंक्शन को एक मैसेज सेंड करता है फॉर द कम्युनिकेशन, देन द वैल्यू, उस वैल्यू को कहते हैं आर्गूमेंट या पैरामीटर। उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, फंक्शन आर्गूमेंट। यानी जब कॉलिंग फंक्शन कॉल फंक्शन को मैसेज पास करता है कम्युनिकेशन के लिए तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन आर्गूमेंट कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एक्चुअल आर्गूमेंट और दूसरा जो होता है फॉर्मल आर्गूमेंट होता है। एक्चुअल आर्गूमेंट का मतलब वह आर्गूमेंट जो फंक्शन कॉल के अंदर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट। ये जहाँ पर फंक्शन कॉल होता है वहाँ पर जो आर्गूमेंट हम पास करते हैं, जो वेरिएबल पास करते हैं वो हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट होता है। और वह वेरिएबल जो फंक्शन डिफिनेशन के अंदर पास करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट। तो लिखा है द आर्गूमेंट विच आर द मेंशन इन द फंक्शन डिफिनेशन। जो फंक्शन डिफिनेशन के अंदर आर्गूमेंट पास करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट और जो फंक्शन कॉल के अंदर पास करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट। तो फंक्शन डिफिनेशन के अंदर जितने भी आर्गूमेंट हम पास करते हैं वो हमारा होता है फॉर्मल आर्गूमेंट। जैसे ये डिफिनेशन में लिखा है, फंक्शन में यहाँ पर डिफाइन किया हूँ, वहाँ पर इंट x और इंट y लिखा हूँ। तो ये x और y हमारा फंक्शन फॉर्मल आर्गूमेंट कहलाता है। और मेन के अंदर जो फंक्शन जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल पास करते हैं उस वेरिएबल को बोलते हैं फंक्शन एक्चुअल आर्गूमेंट। तो जो फंक्शन कॉल के अंदर आर्गूमेंट पास करते हैं वो हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट होता है। जो फंक्शन डिफिनेशन के अंदर पास करते हैं वो हमारा फॉर्मल आर्गूमेंट होता है। तो इस तरह से हम दोनों का डिफिनेशन दे सकते हैं, केवल हमको यहाँ पर डिफिनेशन देना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, हाउ अ पॉइंटर इज डिक्लेयर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यानी पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करेंगे, पॉइंटर होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो पॉइंटर क्या होता है,
पॉइंटर एक वेरिएबल होता है विच स्टोर द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है दिस वेरिएबल कैन बी इंटीजर, कैरेक्टर, एरे एंड फंक्शन। यह जो वेरिएबल वो इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, एरे हो सकता है और वो फंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द साइज ऑफ पॉइंटर डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द एग्जाम्पल। यानी यह जो इसकी जो साइज होगा इसके आर्किटेक्चर पर डिफाइन करेगा। यदि हमारा आर्किटेक्चर 32 बिट का है तो जो पॉइंटर की साइज होगा 2 बाइट होगा। इसको डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट, और इंट के अंदर हमने एक वैल्यू पास कर दिया। दूसरा वेरिएबल हम क्या करते हैं इंट एस्टिक पी जो है पॉइंटर। ये पॉइंटर को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो एस्टिक का साइन का यूज करते हैं। अब एस्टिक पी के अंदर हमें ए वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर दिया। इसका एग्जांपल है हैज़ इंक्लूड इंट मेन, और इसके अंदर दोनों वेरिएबल के लिए और मैं प्रिंट कर दिया एड्रेस ऑफ द पी वेरिएबल के एड्रेस को जब प्रिंट करना है तो %x लगाते हैं, जब उसके वैल्यू को प्रिंट करना है तो %d लगाते हैं। अब डी लगाने से क्या होगा, जो पॉइंटर है उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है वो n का जो वैल्यू है वही वैल्यू p का भी वैल्यू होगा, क्योंकि p के अंदर हम n वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करा दिया। तो जो n का वैल्यू होगा वही पॉइंटर का वैल्यू होगा। तो हमें एक नंबर ले लिया इंट n, और n के अंदर वैल्यू पास कर दिया। दूसरा वेरिएबल लिया p, इसको मैं पॉइंटर बनाना हो तो एस्टिक बना दिया, उसके अंदर हम n को स्टोर कर दिया। अब इसके एडवांटेज क्या है, क्यों हम पॉइंटर बनाते हैं। पॉइंटर्स क्या कहता है, पॉइंटर रिड्यूस द कोड एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ये क्या कहता है, कोड को रिड्यूस करता है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट इट इज़ यूज द रिट्राइव, ट्री करना है, ट्री को रिट्राई करना है, स्ट्रिंग है, एरे है, इसको यूज़ करना हो तो हम पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन रिट्राइव द मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन यूजिंग पॉइंटर। ये पॉइंटर का यूज़ करके हम मल्टीपल वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं। ये इसके यूज होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा होता है पॉइंटर आर यूज टू एरे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात को एरे क्या होता है, उसको हम कैसे सी के अंदर डिक्लेयर करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आता ही हर साल ही आता है। तो एरे क्या होता है, एरे के डिक्लेरेशन कैसे होगा, उसकी टाइप क्या होता है, तो उसको डिस्कस करने के लिए हम आगे चलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं एरे का डिफाइन कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। तो एरे क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। एरे का यूज करके हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स इजीली को एक्सेस कर सकते हैं, फिर कम कोड में हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। इससे हमारा जो कोड क्या होता है ज़्यादा रिड्यूस होता है। जो 10 वेरिएबल को लेना होता है तो 10 बार उसको डिक्लेयर करते हैं, 10 बार इनिशियलाइज करते हैं, 10 बार प्रिंट करते हैं। लेकिन एरे का यूज़ करके हम एक ही बार डिक्लेयर करेंगे, एक ही बार इनिशियलाइज करेंगे, एक ही बार प्रिंट करेंगे। इसके एडवांटेज क्या आता है, वी डू नॉट नीड डिफरेंट मल्टीपल वेरिएबल। इसमें जो मल्टीपल वैल्यू है वो डिफरेंट नहीं होता है, इसमें मल्टीपल वैल्यू का यूज कर सकते हैं। इजी टू ट्रावर्स, यानी आसानी से इसको ट्रावर्सिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग करते हैं, कोई एरे अनसॉर्ट है तो उसको हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है, यानी डिसएडवांटेज एक ही है कि इसकी जो साइज़ होती है वो फिक्स होती है। जब भी हम एरो को बनाते हैं उसको साइज़ डिफाइन करते हैं, पहले ही साइज़ डिफाइन करते हैं। डिक्लेरेशन के लिए इसके 2 वे हैं, यानी डेटा टाइप सबसे पहले डेटा टाइप का होता है, एरे का नेम क्या होता है, और उसके अंदर हम सबकिस पास करते हैं, यानी इंट और एरे ऑफ 10 उसकी साइज़ को बताता है। जो एरे बनाए रहे हैं उसके अंदर हमें 10 वैल्यू को पास करते हैं। इसको इनिशियलाइज करने के 2 वे है। फर्स्ट में क्या करते हैं, एरे जो है इंडेक्सिंग 0 से लेता है, यानी 0 नंबर पर पहले वैल्यू आता है, फिर 1 नंबर इंडेक्स पर आता है। तो जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 से लेता है। इसके टाइप की बात करूँ तो ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है 1 डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशन के अंदर जो उसके अंदर डायमेंशन सबस्क्रिप्ट होता है 1 होगा, और इस इंडेक्सिंग की बात करूँ तो 0 से स्टार्ट करता है।
यानी जिस एरे के अंदर वन सबस्क्रिप्ट आएगा उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल अरे, और जिसके अंदर टू डायमेंशनल होगा, टू सबस्क्रिप्ट होगा, उसको बोलते हैं टू डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का यूज हम इस टू डायमेंशन के अंदर कर सकते हैं। जैसे मान लो दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो इससे हम टू डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। इसके फीचर्स की बात करूँ तो फीचर में क्या है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल सिमिलर डेटा टाइप में। सिमिलर डेटा टाइप का वेरिएबल होता है, वेरिएबल का कलेक्शन होता है। इच एलिमेंट स्टोर एट द कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। और इसकी साइज़ की बात हो, साइज दो शुड बी मेंशन व्हाइल द डिक्लेयर इट।